Hello children, now today we are going to start a new chapter, chapter number 12, friction. We have already discussed it in Google Meet. I will try to highlight some few important points about this chapter. First is, what is friction? So for that we should understand one experiment that when we are rolling a ball, हम जब ball एक roll करते हैं on the ground, after some time this ball comes to rest. So there must be a force acting on that ball which is acting in the opposite direction of the motion of the ball. Yes? तो जब opposite direction में कोई force act कर रहा है तभी वो ball रुकेगी. ये force जो opposite direction में उस act कर रहा है और उसको रोक रहा है, that is called friction. So friction tries to stop a moving object. ठीक है, कहीं पे भी कोई चीज़ मूव करती है तो वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है. ये फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी है. फ्रिक्शन ना सिर्फ एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की कोशिश करता है, वो एक और चीज़ करता है कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो चीज़ को मूव करने में वो प्रिवेंट करता है, उसका मूवमेंट प्रिवेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से मैं जैसे यहाँ पे एक फिगर बना है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो बड़े से कबर्ड को पुश करने की कोशिश कर रहा है. व्हेन इट इज़ पुशिंग, जब तक वो पुश नहीं हो रहा है, अप्लाई फोर्स को अप्लाई कर रहा है, जब तक वो फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी. आप एरो में देख सकते हो, दिस इज़ द फोर्स अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शन विच इज़ वो इसके नीचे की सरफेस पे जो एक्ट कर रहा है, दिस इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अगर ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा, दिस बॉडी विल नॉट मूव टू दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेम हैपन्स वाइस वर्सा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मगर फ्रिक्शन हमेशा उल्टे डायरेक्शन में लगेगा. अगर राइट में करेंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा. ठीक है, सो फ्रिक्शन के दो प्रॉपर्टीज़ हमने समझे कि अभी ये मतलब क्वेश्चन अगर आप ये अपने दिमाग में पूछो कि व्हाट प्रिवेंट्स द बॉक्स फ्रॉम मूविंग इनिशियली, शुरुआत में बॉक्स को ऐसी कौन सी चीज़ थी जो रोक रही थी, वो थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसके सरफेस और ग्राउंड सरफेस के बीच में लग रहा था. मतलब सरफेस ऑफ द कबर्ड एंड सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा था मूव करने से. सो from the above two activities, the force of friction, this shows that the force of friction always opposes the motion of an object. चाहे मोशन हम लेफ़्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ़्ट करें, फ्रिक्शन हमेशा उसके उल्टे में स्टार्ट कर देता है काम करना. ठीक है, एंड इट टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. इट ट्राइज टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. इट ऑल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. वो नहीं चाहता कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करे, वो उसको भी वो स्टॉप करने की कोशिश करता है. सो देयरफॉर वी कैन डिफाइन फ्रिक्शन एज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. वी हैव टू लर्न इट. नाउ व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड फ्रिक्शन? क्यों फ्रिक्शन हो रहा है? सो इसके लिए हमको एक डिटेल में जाना पड़ेगा, और वो डिटेल मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था ऑन द गूगल मीट कि जब आप किसी सरफेस को या टेबल के सरफेस को या ग्राउंड के सरफेस को एक पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस से देखोगे तो आप देखोगे इट्स रफ, इट्स नॉट सो ईजी, सो स्मूथ. इट हैज़ स्मॉल इरेगुलरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स एंड रिजेस. ये ग्रूव्स मतलब जो गड्ढे होते हैं उनको ग्रूव्स बोलते हैं, और जो ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम रिजेस बोलते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है. या आप जब आप देखते हो किसी चीज़ से के थ्रू, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो आपको दिखेगा कि ऐसे हमको रिजेस और ग्रूव्स दिखेंगे. तो ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं. जो चीज़ें रफ़ होती हैं उसमें ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती हैं, और जो चीज़ स्मूथ होती है वैसे वैसे इरेगुलरिटीज़ कम होती जाती हैं, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी होती हैं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकती. तो जब हम किसी चीज़ को मूव कराते हैं इनके बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल ये कबर्ड का सरफेस है और ये फ्लोर का सरफेस है,
तो फ्लोर का सरफेस बहुत हार्ड है, मान लो कि आपके फ्लोर पे कारपेट है, तो वो कारपेट का सरफेस ये है और ये कबर्ड का स्मूथ सरफेस है। तो क्या होता है, जब हम इसको मूव कराते हैं तो द इरेगुलरिटीज़, दोनों के बीच की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, दे गेट कॉट, दे गेट इंटरलॉक्ड, एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग या ओवरकम दिस फोर्स। तो ये जो ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वही एक्चुअली में फ्रिक्शन होता है। सो दिस कॉजेज फ्रिक्शन, मतलब यही फ्रिक्शन है और यही रीज़न है, इसी फोर्स की वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुकने लगता है या वो अपोज करता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने से। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सरफेस स्मूथ होती जाएगी वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स कम होता जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस रफ होती जाएगी वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो नाउ वन मोर थिंग, एक और चीज़ है जिस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, वो है ऑब्जेक्ट का हेवीनेस या मास। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस सरफेस ओनली, अगर ये बॉडी बहुत लाइट है, प्लास्टिक की है, तो ये सरफेस के नीचे या मतलब नीचे की साइड ये जो फोर्स लगाएगा वो कम लगाएगा, तो इंटरलॉकिंग भी कम होगी। और अगर मान लो यही चीज़ आयरन की होगी तो क्या है, ये ज़्यादा प्रेस करेगा और ये ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हमें मिलेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। First thing we have noticed that friction depends on the nature of the surface in contact, मतलब अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है सरफेस, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। और अगर फ्रिक्शन जो है, जो मास है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा है तो भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्रेस करेगा डाउन इंटरलॉकिंग को, तो तब भी ज़्यादा होगा। और मास कम होगा तो भी फ्रिक्शन कम होगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अप टिल दिस। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड डू द questions only given in the assignment, don't do extra questions, okay? And that's it for this video. If you don't understand anything, just write it down so that next Google Meet पे आप अपने queries के साथ ready रहो, okay? That's it for this video. Thank you children.